हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फार्मर्स पल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंडिया मैनेजेस इट्स प्रोडिजियस डिमांड। प्रोडिजियस मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी डिमांड फॉर पल्सेस यूजिंग अ मिक्स ऑफ इंपोर्ट पॉलिसी, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट। कह रहा है कि भारत जो है, जो उसकी दाल की बहुत बड़ी डिमांड है, उसको एक तरीके से तीन चार चीजों से कंट्रोल करता है। वो क्या है? जैसे इंपोर्ट पॉलिसी, जो इंपोर्ट आयात जो नीति है उसको कंट्रोल करके हम लोग क्या कहते हैं, अपनी जो बड़ी डिमांड है उसको कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ है दाल की जो कीमतें हैं उसको स्थिर करके, या फिर एक कंडीशनल मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो खरीद होती है, जो गवर्नमेंट मिनिमम एमएसपी तय करती है चीजों को, उसके साथ हम अपने यहाँ जो दाल की डिमांड है उसको कंट्रोल करते हैं। Imports are the most sensitive because a single central decision can immediately lower household spending when supply is tight. कह रहा है कि ये जो इंपोर्ट्स है, मतलब जो बाहर से चीजें मंगाई जाती हैं, है ना, उसको बोलते हैं आयात। तो इंपोर्ट जो बाहर से चीजें मंगाई जा रही हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि सरकार सिर्फ एक सिंगल डिसीजन लेगी, जिससे क्या हो सकता है कि घरों का जो खर्चा है भारत में वो काफी कम हो जाएगा जब सप्लाई टाइट होगी। कहने का मतलब ये कि मान लो मार्केट में ज्यादा सामान नहीं है, सरकार ने डिसीजन ले लिया कि वो इंपोर्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में सामान आ जाएगा। तो जो लोग 100 रुपए का कोई सामान खरीद रहे होंगे, अब क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो साथ में अब मान लो वही काम वही मतलब 20 रुपए मिलने लगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों का घर का खर्चा जो है अचानक से कम हो जाएगा, एट द एक्सपेंस ऑफ हर्टिंग फार्मर्स। मगर इससे होगा क्या कि एक तरीके से हम जो हमारे भारत के किसान हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। मान लो कि भाई यहां पर 100 सेब थे, जो किसान था वो अपना बेच रहा था खुश होके, हम लोग 20 रुपए का एक सेब खरीद रहे थे। मगर सरकार ने सोचा अरे ये तो बड़ी महंगाई चल रही है, मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। उन्होंने 500 सेब यहां पे लाके रख दिए। अब मार्केट में आ गए 600 सेब। अब क्या आप लोगे 20 रुपए का एक सेब? कभी नहीं लोगे। अब सीधे आप कहोगे भाई 2 रुपए में देना है, दो ना, तो जाओ, है ना। और फार्मर से लोगे नहीं, किसी और से ले लोगे जाकर। तो ये कह रहा है कि हमारे लिए तो ठीक है जो आम लोग हैं, मगर उससे क्या होगा, जो हमारे जो किसान हैं उनका नुकसान है। एंड नोइंग दैट मार्केट्स कैन नॉट ऑलवेज एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा सप्लाई। और एक तरीके से ये जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट मार्केट में आता है, तो क्या होता है कि मार्केट इतना ज्यादा जो सप्लाई अचानक से आने लगती है उसको संभाल नहीं पाती है। तो उससे होता क्या है कि अचानक से धड़ाम से एकदम पूरा जो मार्केट वैल्यू है गिर जाती है, और उससे हमारे जो किसान भाई हैं उनका और ज्यादा नुकसान होता है। सो when the US said that its trade deal with India obligated India to purchase pulses from America supplier, कह रहा है कि जब यूएस ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी ट्रेड डील में बताया कि भारत जो है अब उसको अमेरिकन सप्लायर से दाल खरीदनी ही पड़ेगी, मतलब वो ट्रेड डील में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत जो है कि अब वो मुकर नहीं सकता, उससे अमेरिकन सप्लायर से उसको दाल लेनी ही पड़ेगी। It implied that the government had agreed to committing imports against farmers' interest। तो कह रहा है कि इससे ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो है वो एग्री कर गई है यूएस के साथ, और उसने इंपोर्ट्स को एक तरीके से मान लिया है जो कि भारत के जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। भाई बिल्कुल होंगे, हमारे जो किसान भाई हैं वो अपना पल्सेस दाल यहाँ पे बेचना चाहते हैं, मार्केट उनके लिए अगर सरकार ने खोल दिया है, तो इससे क्या होगा कि उनका जो यूएस का माल है वो यहां पर आएगा और यहां पे कीमतें बहुत कम हो जाएंगी, हम लोग को तो दाल सस्ती हो जाएगी, मगर जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए बड़ा नुकसान की बात है। अब पॉलिटिकली फ्रॉड स्टांस इन इंडिया सिंस द 2021 फार्म लॉ प्रोटेस्ट एंड विच माइट सी अ रिवाइवल नाउ। फ्रॉड का मतलब होता है तनावपूर्ण, जोखिम भरा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये पॉलिटिकल फ्रॉड स्टांस है, एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है भारत में 2020 से 21 के बाद, जब फार्म लॉ प्रोटेस्ट हुए थे मोदी सरकार के खिलाफ, याद होगा ना। तो कह रहा है कि अब लगता है कि ये फिर से उसका रिवाइवल होने वाला है, मतलब अब जो किसान संगठन है वो साथ में आएंगे और इसका विरोध करेंगे और पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। तो कह रहा है कि अब लगता है ये फिर से चीजें होने वाली है। India's pulse output has hovered around 2.5 करोड़ टन। कह रहा है कि भारत में जो दालें पैदा होती हैं उसका उत्पादन जो होता है वो लगभग 2.5 करोड़ टन होता है इन रिसेंट ईयर, हाल के सालों में।
while demand is estimated to be 3 करोड़ टन्स, इंपोर्ट्स फिल द गैप। मगर जो मार्केट की डिमांड है, जो हम लोग की डिमांड है दाल की, वो लगभग लगभग 3 करोड़ टन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे किसान है वो 0.5 करोड़ टन की जो जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा है कि इंपोर्ट जो है वो इस गैप को फिल करेगा। कहीं ना कहीं सरकार भी मजबूर है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस 0.5 टन के गैप को फिल नहीं कर पाएंगे या फिर हम लोग की जरूरत उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि मार्केट में जो दाल होगी उसकी कीमतें बहुत ज्यादा जाएंगी। फिर हम कहेंगे कि भाई सरकार महंगाई बहुत बढ़ा रही है, और फिर हम अपना वोट शिफ्ट करेंगे। तो सरकार को भी तो डर रहता है ना कि उसकी कहीं सरकार ना चली जाए। पल्सेस अकाउंट फॉर रफली अ क्वार्टर ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इनटेक। कह रहा है कि जो नॉन सीरियल प्रोटीन है, मतलब जो एक तरीके से अनाज से प्रोटीन नहीं आ रहा है, अनाज को छोड़ के जो प्रोटीन है, मान लेते हैं वो अगर मान लो 80% है, तो उसका 1/4 पार्ट किसका है? पल्सेस का है। मतलब जो 80% अलग से प्रोटीन है उसमें 1/4 हिस्सा पल्सेस का है, दालों के प्रोटीन का हिस्सा है। एंड सपोर्ट 5 करोड़ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। इसी वजह से, क्योंकि इतना बड़ा मात्रा है तो हम लोग को दाल लेनी पड़ती है। हम लोग भी सोचते हैं भाई प्रोटीन हम लोग खाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे देश में 5 करोड़ फार्मर्स हैं उनको इससे सपोर्ट मिलता है और उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ अ रिलायबल एमएसपी रिजाइन एज फॉर राइस एंड व्हीट। कह रहा है कि जिस तरीके से चावल और गेहूं के लिए एमएसपी वाला सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, उस तरीके का पल्सेस के लिए नहीं है, दालों के लिए नहीं है। However, farmers face organized neglect due to weak procurement mechanism। कह रहा है कि इसी वजह से फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उनको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है, मतलब जो सरकारें उनसे उनके धान खरीदती या पल्सेस खरीदती हैं, वो सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। द रिस्क ऑफ रेन फेड कल्टिवेशन, और साथ ही साथ जो, क्योंकि भारत में लगभग लगभग 50% जो खेती होती है वो उसमें बारिश का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कहता है एक रिस्क भी बना रहता है ऐसी ऐसी खेती जब होती है जहां पे बारिश का होता है, मान लो सूखा पड़ गया तो उससे पूरी खेती बर्बाद हो सकती है। एंड यील्ड्स लोअर देन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, और जो उत्पादन है वो एक तरीके से लोअर होता है जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले। In 2019-24, government procurement under the price support scheme fluctuated between 2.9% and 12.4% of production। कह रहा है कि 2019 से 24 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो खरीद करी है इन किसानों से अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत, वो फ्लक्चुएट करती है 2.9% से लेके 12.4% और 12.4% ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर जो किसान है उसने 100% उगाया है तो सरकार ने सिर्फ 3 से 12.5% ही लिया है, तो अब वो क्या करेगा 88% का। मैनी स्टेट्स ऑल्सो हैव इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। कह रहा है कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है, जहां पे मतलब तरीके से किसान जो है अपना जो भी वो उगाते हैं वो बेचते हैं, उतने अच्छे सेंटर्स नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं जितना होना चाहिए। फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल टू प्राइवेट ट्रेडर्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑफिशियल एमएसपी। कह रहा है कि इसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उस स्टेट के, वो मजबूर हो जाते हैं अपना सामान को बेचने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को। भाई सरकार अगर अपना काम नहीं करेगी तो वो बेचारे करेंगे क्या? उनकी क्या कहते हैं, खेती खराब हो रही है, उनका धान खराब हो रहा है, तो वो जाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स के पास। प्राइवेट प्लेयर बोलता है कि भाई हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे एमएसपी वाला, सरकार ने जितना तय किया है हम तो देंगे आधा। अब वो करे क्या बेचारा, उसकी फैमिलीज है पीछे, गांव छोड़ के आया अपना, तो वो बेच देता है, उसको अपने नुकसान में बेच देता है कभी कभी। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम ये होता है, फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू अंडर इन्वेस्ट इन पल्सेस। कि जो फार्मर्स होता है एक तरीके से मोटिवेशन उसको मिल जाती है कि वो इन सब जो पल्सेस की जो खेती है उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट ना करे। जब उसको बेचारे को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेगा खेती पल्सेस की, लीडिंग टू विशियस साइकिल। और एक तरीके से इसमें जो ये एक बहुत बुरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, मान लो कि भाई जो खेती कर रहा था उसको पैसा तो मिला नहीं, अब वो निराश होकर घर लौटेगा, वो बोलेगा भैया अब मैं ये वाली खेती तो नहीं करूंगा, मैं करूंगा कोई और। फिर क्या हुआ, अब मार्केट में क्या हुई, दाल कम हो गई, दाल कम हो गई। अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि हमको तो चाहिए दाल डेली खाने के लिए, सरकार क्या करेगी, वो बाहर के प्लेयर्स के जाएगी, इंपोर्ट करके लाएगी, देश का पैसा बाहर जाएगा, अब फिर से किसान कमजोर हो जाएगा। तो ये एक साइकिल चलती जा रही है।
इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड एम्बिशियस इनिशिएटिव्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कह रहा है कि भारत ने अभी अभी बहुत बड़े बड़े कदम उठाने की बात की है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एन एग्जाम्पल बीइंग द अक्टूबर 2025 सेल्फ सफिशिएंसी। कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल ये है कि अक्टूबर 2025 में जो आत्मनिर्भर वाला जो मिशन है वो है विद 11,440 करोड़ आउटले, जिसमें 11,440 करोड़ का पूरा प्लान है। उसमें करना क्या है इनको, टारगेटिंग 310 लाख हेक्टेयर्स ऑफ कल्टीवेशन एंड 350 लाख टन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय 2030-31। सरकार क्या टारगेट रख रही है इसमें कि 310 लाख हेक्टेयर की कल्टीवेशन हो, एक तरीके से खेती हो, और 350 लाख टन जो है वो प्रोडक्शन हो, कब तक, 2030-31 तक। बट फार्मर्स रिमेन ससेप्टिकल मतलब डाउट में रहना, मगर जो फार्मर्स हैं वो संदेह में है। सिंस ओल्डर प्रोमिसेस हैव येट टू मैटेरियलाइज, क्योंकि अभी तक पुराने जो सरकार ने वादे किए वही पूरे नहीं हुए, अब उन्होंने नया वादा कर दिया है। All this is why the initial apparent inclusion of pulses in the US documents, कह रहा है कि ये जो इनिशियली चीजें apparent मतलब क्लियर हुई हैं, साफ साफ दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि यूएस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि इस डील में पल्सेस भी इंक्लूड हैं, डिस्क्राइबिंग व्हाट इंडिया वुड ओपन टू अमेरिकन एग्री इंपोर्ट, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि भारत ने अमेरिकन एग्री जो इंपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं, उसके लिए क्या क्या चीज खोली है अपनी मार्केट्स को। हिट अ रॉ नर्व अमंग द इंडियन फार्मर्स, एक तरीके से जो फार्मर्स हैं उनकी आत्मा को एकदम दुख पहुंचाया है, एक तरीके से उनके जो अंदर इमोशन है उनको बहुत ज्यादा आहत किया है। ओपनिंग द मार्केट टू यूएस पल्सेस वुड फर्दर डिप्रेस डोमेस्टिक प्राइसेस, कह रहा है कि ये जो भारत ने यूएस पल्सेस के लिए अपनी मार्केट खोल दी है, इससे ये होगा कि जो डोमेस्टिक प्राइस है जो दाल के वो और ज्यादा गिर जाएंगे। एंड डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द गवर्नमेंट न्यू मिशन, और इससे ये होगा कि जो गवर्नमेंट ने अपना नया मिशन रखा है कि ये 310 लाख हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेशन करेंगे, 350 लाख टन ऑफ प्रोडक्शन बाय 2030 करेंगे, उसका ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब उसके ही विरोधी है। ब्रेकिंग दिस साइकिल, इस साइकिल को तोड़ने के लिए वुड रिक्वायर मोर देन रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट, कह रहा है कि इस एग्रीमेंट जो भारत और यूएस के साथ हुआ है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स को हटाने के अलावा भी हमें और बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर हमें इस खराब साइकिल को तोड़ना है, जो ये विशियस साइकिल है इसको अगर हमें तोड़ना है। इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट, कह रहा है कि इसमें हमें करना ये होगा कि ये जो हमारा प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना होगा। प्रोवाइडिंग जेन्युइन एमएसपी गारंटीज, और साथ ही साथ है अपने किसानों को हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पूरी तरीके से गारंटी देनी होगी कि भाई अगर सरकार ने ये तय किया है तो उससे नीचे कहीं भी लोग उनसे नहीं खरीदेंगे। इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट फॉर रेन फेड एरियाज वेयर पल्सेस आर ग्रोन, और साथ ही साथ उस जगह निवेश करेंगे जहां पे रेन फेड एरियाज हैं, पानी से प्रभावित जो एरियाज हैं जहां पे ये दालें उगाई जाती हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। एंड क्रिएटिंग मार्केट सिस्टम्स दैट एक्सप्लिसिटली रिवॉर्ड फार्मर्स हु चूज टू कल्टीवेट पल्सेस, और एक ऐसा मार्केट सिस्टम तैयार करेंगे जो कि एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से फार्मर्स को रिवॉर्ड देगी जो लोग पल्सेस को कल्टीवेट करेंगे। Until such structural reforms materialize, however, pulse farmers will continue to occupy a precarious position in India's agriculture economy. Precarious का मतलब होता है जो चीज सुरक्षित ना हो। कह रहा है कि जब तक हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ये स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ये जो पल्स फार्मर्स हैं जो दाल उगाते हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर रहेगी भारत के एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स टू मीट इट डिमांड, और इससे ये होगा कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगे, हमें अपनी दाल के लिए, अपनी डिमांड के लिए बाहर के देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। परपेचुएटिंग बोथ फूड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, इससे क्या होगा कि ये जो हमारी खाने की सुरक्षा की कमजोरियां हैं वो लगातार बनी रहेंगी,
और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी अराउंड एनी ट्रेड एग्रीमेंट दैट अपीयर्स टू फेवर फॉरेन प्रोड्यूसर्स। कह रहा है कि ये सब चीजें हर उस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ बनी रहेंगी जो कि फॉरेन प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है। विच ऑप्शन बेस्ट कैप्चर्स द कोर पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन हाईलाइटेड इन द पैसेज। कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से क्या चीज जो पैसेज में हाईलाइट की गई है कि हम लोग अपनी ही जो सरकार है वो अपनी ही पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक तरीके से, तो वो कहां पे बताया गया है बताओ। इंपोर्ट कमिटमेंट्स रिड्यूस कंज्यूमर प्राइसेस। जो भारत अपने आयात के कमिटमेंट कर रहा है उससे क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो घटेंगी, बट अंडरमाइन डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन इंसेंटिव्स। मगर इससे क्या होगा कि हमारे जो किसान हैं उनको प्रोत्साहन मिलना बंद हो जाएगा और वो पल्स प्रोडक्शन करना कम कर देंगे। तो यही बात है, यही कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने जो भी अक्टूबर में अपना एक मिशन बनाया है, बहुत ही एम्बिशियस जो हमारा मिशन है कि हम इतने इतने टन तक हम 2030-31 तक करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यूएस के डॉक्यूमेंट में ट्रेड डील में कहीं पल्सेस का नाम है, तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमारे बड़े एम्बिशियस प्लान है, मगर दूसरी तरफ वो एक तरीके से ऐसे कदम उठा रही है जो कि हमारे फार्मर्स के खिलाफ है, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ये एकदम परफेक्ट आंसर है। Which sequence best explain the vicious cycle affecting pulse farmers as argued by the author। कह रहा है कि ऑथर ने जो तर्क दिया है उसके हिसाब से कौन सा सीक्वेंस एकदम सही बैठता है जो विशियस साइकिल की बात हुई है, जो कि हमारे पल्स फार्मर्स को काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। इंक्रीज रेनफॉल इंप्रूव्स आउटपुट रिड्यूसिंग पॉलिटिकल अपोजिशन एंड ट्रेड कंसर्न्स। ये तो बात ही नहीं हुई है कहीं। हाइयर इंपोर्ट्स बूट्स यील्ड इंकरेजिंग फार्मर्स। कह रहा है कि हाइयर इंपोर्ट्स होंगे उससे उत्पादन ज्यादा हो जाएगा और वो फार्मर्स इंकरेज हो जाएंगे। ये कौन सी बात है, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई है। स्ट्रॉन्ग एमएसपी रेजेस प्रोडक्शन। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एमएसपी की गई जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया, एलिमिनेटिंग इंपोर्ट्स खत्म होने वाला था, एंड स्टेबलाइजिंग फार्मर इनकम। ये तो एकदम अपोजिट बात है, ये कोई बात ही नहीं है। वीक प्रोक्योरमेंट डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट कॉजिंग लोअर यील्ड्स एंड कंटिन्यूड इंपोर्ट डिपेंडेंस। हाँ, डी एकदम सही है। क्या है कि सरकार अगर खरीद नहीं करेगी तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे, एक तरीके से वो अब उतना मोटिवेटेड नहीं रहेंगे पल्स की खेती के लिए, और फिर क्या होगा कि वो अपना इन्वेस्ट जो है वो करना कम कर देंगे, जिससे क्या होगा उत्पादन कम होने लगेगा। उत्पादन कम होगा तो मार्केट में पल्सेस जो दालें हैं वो कम हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों का प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ेगा, सरकार जो है वो इंपोर्ट कर लेगी, तो कंटिन्यूड इंपोर्ट डिपेंडेंस हो जाएगा। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड विच। ये तो बहुत आसान होगा। फार्म लॉ प्रोटेस्ट एंड विच माइट सी आर रिवाइवल नाउ। जो फार्म लॉ प्रोटेस्ट है क्या आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच हु हुम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसिंग डिस्क्रिप्टिव क्लॉज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताना है, करेक्ट कौन सा है। इंपोर्ट्स फिल्स द गैप। भाई इंपोर्ट क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पे फिल होना चाहिए था, ये गलत है। इंडियाज पल्स आउटपुट हैज हावर्ड अराउंड टन्स। ठीक है, इंडियाज पल्स का जो आउटपुट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो परफेक्ट है, एकदम सही लग रहा है। पल्सेस अकाउंट्स, अकाउंट नहीं अकाउंट होना चाहिए था भाई। पल्सेस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो ये गलत हो गया। फार्मर्स फेसेस, फार्मर फेसेस नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, तो इसको एस को हटा दो तो फेस होना चाहिए था। ठीक है, तो डी भी गलत हो गया, तो बी हमारा एकदम सही सेंटेंस है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिजियस। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का मतलब होता है, अच्छा प्रोडिजियस का मतलब पहले बता दो कि प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ी मांग या फिर बहुत ज्यादा अत्यधिक, है ना, बहुत बड़ी। तो प्रिकैरियस का क्या मतलब था, प्रिकैरियस का मतलब होता है सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित, तो ये नहीं होगा। इनॉर्मस तो सिनोनिम हो जाएगा। अनरिमार्केबल, अनरिमार्केबल मतलब होता है साधारण, मतलब जो बहुत ही ज्यादा कोई खास नहीं है, तो ठीक है। वर्नेबिलिटी तो एक तरीके से कमजोरी हो गई, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी जो है वो उसका एंटोनिम होगा। प्रोडिजियस का मतलब होता है एक तरीके से असाधारण, बहुत बड़ी मांग, तो ये अनरिमार्केबल मतलब साधारण, तो सी इज द करेक्ट एंटोनिम है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं।
स्पेस इंथुजियास्ट कह रहा है कि जो स्पेस को लेके बहुत जो उत्साही रहते हैं, डैश इन फॉर अ ट्रीट एट द एंड ऑफ दिस मंथ, उनको एक सुखद एहसास होने वाला है इस मंथ के अंत तक, एज क्योंकि 6 प्लैनेट्स विल अपीयर क्लोज टुगेदर इन द नाइट स्काई, क्योंकि 6 प्लैनेट है वो बहुत पास आने वाले हैं रात की, हमको ये चीज दिखेगी स्काई में। कौन सा टेंस है? पहली बात तो ये होना चाहिए, आर होगा, वर होगा, हैव बीन, देखो पैसिव सेंस तो आ नहीं रहा है, स्पेस इंथुजियास्ट को ट्रीट मिलने वाली है, तो पास्ट पैसिव वाला फॉर्म नहीं है, तो इसको तो नहीं लेंगे। वर की बात है तो यहाँ पे विल दिख रहा है, तो जो कि हमको पता चल रहा है कि भाई वुड होता तो एक बार पता चलता है हाँ पास्ट का है, ना तो प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट की बात है, स्पेस इंथुजियास्ट आर इन फॉर अ ट्रीट एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक तरीके से ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन टाइप का भी है कि आर इन फॉर अ ट्रीट का मतलब होता है कि बहुत ही कुछ बढ़िया अनुभव होने वाला है, ठीक है, आर इन फॉर अ ट्रीट, तो एक फिक्स्ड भी है, तो आर एकदम सही है यहाँ पर। द फिनोमिनन कह रहा है कि ये जो फिनोमिना होता है, नोन एज द प्लैनेट परेड, जिसको हम प्लैनेट परेड के नाम से जानते हैं और प्लैनेटरी अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं, अकर्स ये तब होता है व्हेन एटलीस्ट 4 and 5 प्लैनेट्स कैन बी सीन ऑल टुगेदर, जब हम 4 या 5 प्लैनेट्स को एक साथ देखते हैं तब ये फिनोमिना होता है, अकॉर्डिंग टू नासा के अनुसार। ऑन 28 फरवरी डैश विल हैव द चांस to spot Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune aligned closely across the sky। कह रहा है कि 28 फरवरी को एक तरीके से चांस मिलेगा उन लोगों के लिए जो उत्साही लोग हैं मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को एक साथ देखने का अक्रॉस द स्काई, मेकिंग दिस अ रेयर प्लैनेटरी डिस्प्ले, और ये काफी ज्यादा दुर्लभ नजारा होगा जो कई मतलब बहुत कभी कभार ही दिखता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? एस्ट्रोनॉमर्स विल हैव द चांस टू स्पॉट मरकरी, नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब होते हैं जो तारों वारों को देखते हैं ना, कौन से तारे किस दशा में हैं क्या है, तो ये तो मीनिंग आ नहीं रहा है। स्टार गेजर्स वो होते हैं जो आसमान में देखते रहते हैं, उनको बड़ा शौक होता है ना, दूरबीन से भी देखा करते हैं कहाँ प्लेनेट है कहाँ मार्स है, तो ठीक है मीनिंग आ रहा है इसका। कॉस्मोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक तरीके से ब्रह्मांड यूनिवर्स को जिसकी पढ़ाई करते हैं, तो ये तो मीनिंग नहीं है। स्पेक्टेटर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सामान्य हो गया एक तरीके से दर्शक, तो बेस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है कि स्टार गेजर्स, क्योंकि यहाँ पे इंथुजियास्ट यूज किया था ना वर्ड कि बड़े उत्साही लोग होते हैं, तो ये जो स्टार्स गेजर्स होते हैं वो आसमान को देखा करते हैं, इसलिए हम बी के साथ जाएंगे। तो स्टार गेजर्स विल हैव द चांस टू स्पॉट मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे हैपन बिकॉज द प्लैनेट्स, कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं डैश द सन, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, इन रफली द सेम फ्लैट प्लेन, क्योंकि वो एक ही प्लेन में होते हैं, नोन एज द इक्लिप्टिक प्लेन, जिसको हम इक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं। द प्लैनेट्स क्या होना चाहिए? ऑर्बिट, ग्रेविटेट मतलब आकर्षित करना तो नहीं होगा, रोटेट अपनी ही धुरी पे घूमना, मूव चलना, तो ये तो बेस्ट नहीं है। प्लैनेट की बात हो रही है तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? ऑर्बिट होगा। द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन रफली द सेम फ्लैट प्लेन, ठीक है। ऑल्दो ईच प्लैनेट ट्रेवल्स डैश अ डिफरेंट स्पीड एंड अ डिस्टेंस, कह रहा है हालांकि हर प्लैनेट जो है वो अपनी गति और अपनी डिस्टेंस पे चलता है। देयर आर टाइम्स व्हेन सेवरल ऑफ देम अपीयर टू लाइन अप फ्रॉम अर्थ परस्पेक्टिव, कह रहा है कि अगर हम अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो ये लगता है कि ये बहुत बार होता है कि ये लोग एकदम एक लाइन में आ जाते हैं। द अलाइनमेंट इज प्योरली अ विजुअल इफेक्ट, कह रहा है कि ये जो अलाइनमेंट होता है एक तरीके से बस देखने वाला इफेक्ट होता है, मतलब हम अपनी धरती में खड़े हुए हैं इसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा है। सिंस इन रियलिटी, कह रहा है मगर रियलिटी में ये है कि द प्लैनेट्स रिमेन एनीवेयर फ्रॉम मिलियंस टू बिलियंस ऑफ किलोमीटर अपार्ट, कह रहा है ये जो प्लैनेट्स हैं ये मिलियन और किलोमीटर मतलब बिलियन किलोमीटर दूर दूर हैं। कह रहा है कि बस क्योंकि हम अपनी धरती से देख रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट होते हैं कि वो एकदम अलाइंड है। ऑल्दो ईच प्लैनेट ट्रेवल्स, क्या होना चाहिए यहाँ पे? एट अ स्पीड हो गया या फिर एट अ रेट हो गया, है ना। ट्रेवल्स एट अ डिफरेंट स्पीड, तो हम लोग एट का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? एट का होगा। बाई का मतलब नहीं है द्वारा, विद इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता नहीं, थ्रू होता है किसी के माध्यम, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? जैसे एट अ स्पीड हो गया, एट अ रेट हो गया, तो हम ये यूज करते हैं बहुत बार, तो एट अ डिफरेंट स्पीड सबसे बेस्ट है।
On 27 February 2025, 7 planets including Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune lined up in a rare display that will not dash again until 2040. कह रहा है कि 25 फरवरी 2025 27 फरवरी को जो चीज हुई थी कि 7 प्लैनेट्स एक साथ अलाइन हो गए थे, ये अब 2040 तक नहीं होगा, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगा. दैट विल नॉट सी, वो नहीं देखेंगे. यहाँ पे पैसिव सेंस आ रहा है, हम उनको नहीं देख पाएंगे 2040 तक, है ना, वो हमको नहीं देखेंगे, पैसिव सेंस आ रहा है. तो यहाँ पे एक्टिव वाला नहीं यूज कर सकते. दैट विल नॉट सीन का कोई मतलब नहीं आ रहा है. दैट विल नॉट सीन का कोई मतलब नहीं है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं. अगर यूज करना है तो पैसिव सेंस में यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो सी भी खत्म हो गया. और बी सीन जो है वो परफेक्ट है. दैट विल नॉट बी सीन अगेन अंटिल 2040. एक चीज ध्यान दी मैंने कि मुझे ऐसा लग रहा था ये 2026 में होने वाला है, मगर ये 2025 में हो चुका है. तो जो हमारा पहला वर्ड था, हम आर और वर में कंफ्यूज थे, तो ये देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे विल यूज हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में ही एक तरीके से मानेंगे. हालांकि ये है तो पास्ट की न्यूज, मगर प्रेजेंट में पैसेज है, इसलिए वहां पर आर ही सही होगा, वर सही नहीं होगा. ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.